हेलो, कैसे हैं आप सभी। पूरा उम्मीद और विश्वास कि आप सभी स्वस्थ हैं, मस्त हैं और अपनी परीक्षाओं की तैयारी में ज़बरदस्त तरीके से लगे हुए हैं। तो आज की क्लास है क्लास 12th के केमिस्ट्री का मॉडल पेपर जो 11 रुपया में हम आपको दिए हैं, उसका सेट नंबर 2 का जो है ना सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर का क्लास है। इस क्लास में आप उतना दिन से रट रहे होंगे, याद नहीं हुआ होगा, लेकिन इस क्लास में आप आ गए हैं तो मॉडल सेट 2 में जितना भी क्वेश्चन सब्जेक्टिव में पूछा गया है वीडियो के अंत तक याद हो जाएगा, इस बात की हम गारंटी ले लेते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं सभा को। तो पहला क्वेश्चन ही जो है ये मॉडल सेट 2 का है। ठीक है, पहला के कल हम करवाए थे। तो इसका पहला ही क्वेश्चन है कि सर शॉर्टकी दोष और फ्रेंकल दोष में अंतर बताइए। तब भाई शॉर्टकी दोष और फ्रेंकल दोष में अंतर निम्नलिखित है। एक तरफ शॉर्टकी दोष लिखेंगे, एक तरफ फ्रेंकल दोष लिखेंगे। शॉर्टकी दोष में क्या लिखेंगे, तो शॉर्टकी दोष में से धनायन और ऋणायन बराबर मात्रा में गायब हो जाता है, लेकिन फ्रेंकल दोष में कोनो धनायन और ऋणायन में से एक गो गायब होता है। दूसरा का अंतर कि शॉर्टकी दोष में जो है ये जो धनायन और ऋणायन है क्रिस्टल के बाहर चल जाता है, लेकिन फ्रेंकल दोष में जो है ये धनायन ऋणायन में से कोई एगो अंतराली स्थान में जाता है, वही क्रिस्टल में रहता है, खाली स्थान में जाके फंस जाता है। तीसरा का अंतर सुन लीजिए, शॉर्टकी दोष में जो है जब धनायन और ऋणायन गायब हो जाता है तो शॉर्टकी दोष के क्रिस्टल का घनत्व कम हो जाता है, लेकिन फ्रेंकल दोष में क्रिस्टल का घनत्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। मालूम है, बहुआ में हम लोग पढ़े थे। आइए सेकंड नंबर क्वेश्चन है कि आदर्श एवं अनादर्श घोल क्या है। देखिए, आदर्श विलयन वैसे विलयन को कहते हैं जो सभी तापों एवं दाबों एवं सांद्रण पे रॉयल का नियम का पालन करता है, उसे क्या कहते हैं, आदर्श विलयन कहते हैं। जैसे कि कोई लड़का है जो माई बाबू के सब बात मानता है तो उसको आदर्श लड़का कहते हैं ना, वैसे ही जो है वैसा विलयन जो सभी ताप एवं दाब एवं सांद्रण पे रॉयल के नियम का पालन करता है उसे आदर्श विलयन कहते हैं, और जो पालन नहीं करता है उसे अनादर्श विलयन कहते हैं। काची नहीं पालन करता है तो वैसा घोल या विलयन जो सभी तापों एवं सांद्रण पे रॉयल का नियम का पालन नहीं करता है उसे ही अनादर्श घोल कहते हैं। लड़का में हम लोग पढ़े थे। आइए सर तीसरा है कि रॉयल्स के वाष्प दाब के सापेक्ष नियम को लिखें। एगो लड़का वाला क्वेश्चन है, लेकिन आपको लग रहा होगा कि सर एक आंसर का हो गई। आइए समझाते हैं। तो रॉयल के वाष्प दाब के सापेक्ष नियम की व्याख्या करें तो आपको जो है लिखना है रॉयल के वाष्प दाब के सापेक्ष नियम और लिख के डैश देना है और लिखना है कि किसी विलायक के वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन जब विलेय के मूल प्रभाज के बराबर हो जाता है तो इसी नियम को हमनी के कहते हैं रॉयल के वाष्प दाब के सापेक्ष नियम। नहीं समझे? आइए सर हम समझाते हैं। देखिए, ये जो है विलायक के P0 माइनस PS बटा में P0, ठीक है। तो विलायक के वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन है, जब ये का होगा तब विलेय के मूल प्रभाज के बराबर हो जाता है तो इसे ही हमनी के कहते हैं रॉयल के वाष्प दाब के सापेक्ष नियम। बात समझ गए? नहीं समझे एक बार आओ याद कर लीजिए कैसे। देखिए, तो जब किसी विलायक के वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन विलेय के मूल प्रभाज के बराबर हो जाता है ओकरे कहते हैं सर रॉयल के वाष्प दाब के सापेक्ष नियम। बात समझ गए? अरे लड़का वाला बात था। कल हमनी के जो है वो क्वेश्चन किए थे कि फैराडे के द्वितीय नियम, आज आया है कि फैराडे के प्रथम नियम बताइए। प्रथम नियम भी पढ़े हैं आप कि जब किसी वैद्युत अपघट्ट से एक समान विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो इलेक्ट्रोड पे मुक्त होने वाली पदार्थ की मात्रा उससे प्रवाहित होने वाली धारा या आवेश के समानुपाती होती है। आप पढ़े हैं ना सर, इलेक्ट्रोड पे मुक्त होने वाली पदार्थ की मात्रा m और समानुपाती q होगा। q के जगह कोनो I भी लिखते हैं विद्युत धारा। बतवा सही होगा, है कि नहीं? फिर से आपको सुनाएं? अरे कहेंगे सर सुनाइए, मजा आ रहा है। लास्ट में एगो शायरी भी सुनाएंगे, बड़ी मजा आएगा। देखो, फैराडे के विद्युत विच्छेदन के प्रथम नियम का है तो लिख देना है फैराडे के प्रथम नियम और डैश देके लिखेला है। क्या लिखेंगे? तो जब किसी वैद्युत अपघट्ट से विद्युत धारा प्रवाहित करवाते हैं तो क्या होता है, तो
तो इलेक्ट्रोड पे मुक्त होने वाली पदार्थ की मात्रा उससे प्रवाहित होने वाली आवेश या विद्युत धारा के समानुपाती होती है। हो गई खेला, लिख देंगे m समानुपाती q, चाहे q के जगह आप i भी लिखना चाहते हैं, बराबर बात है ना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, प्राथमिक सेल किसे कहते हैं? कल हम लेड संचायक जो है आपको पढ़ाए थे, या लेक्लॉन्च सेल पढ़ाए थे। हाँ, तो ये प्राथमिक सेल जो है आपका आता, हम कल भी बताए थे कि आपको प्राथमिक सेल और द्वितीयक सेल के परिभाषा पूछेगा, तो आज पूछ ही दिया कि प्राथमिक सेल से आप क्या समझते हैं। तो वैसन सेल माने का बेचना नहीं, बैटरी वैसन बैटरी जेकर एक बार उपयोग करला के बाद दोबारा आप उपयोग नहीं कर सकते हैं, वो प्राथमिक सेल होता है। जैसे टॉर्च में बैटरी लगाए हैं, एवरेडी के बैटरी, वो लगाइला के बाद 1-2 महीना चलता है और फिर खत्म हो जाता है। तो माई क्या कहती है, बेटा दूसरा बैटरी मार्केट से खरीद के लिया, तब भी टॉर्चवा बढ़ेगा। तो मतलब कि वो प्राथमिक सेल है, बात समझें। वैसन सेल जिसको एक बार उपयोग करला के बाद दोबारा हमनी के उपयोग में नहीं लाते हैं, उसे प्राथमिक सेल कहते हैं। अगर यह बात हम केमिस्ट्री के भाषा में कहें तो देखिएगा कितना डिफिकल्ट लैंग्वेज है। वैसा सेल जिसकी रासायनिक ऊर्जा का उपयोग एक बार उपयोग में लाने के बाद दोबारा उपयोग में नहीं ला सकते हैं, उसे ही प्राथमिक सेल कहते हैं। लैंग्वेज तनी केमिस्ट्री का हार्ड होता है, लैंग्वेज कहने का मतलब जो ओकर वर्ड होता है, बाकी सब तो बउगा वाला चीजें हैं, है कि नहीं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ, कहता है कि एगो जो है अभिक्रिया दिया गया है जिसका वेग स्थिरांक इतना है, तो एक अभिक्रिया की कोटि ज्ञात करें। भाई कोटि जो है हई दोनों के जोड़ दीजिए, तो क्या कह रहा है 1/2 और 3/2, ये दोनों के आप जोड़ेंगे तो कितना आएगा, एलसीएम 2 आता है। एक ऊपर का होगा तो ऊपर जो है 1 होगा और नीचे का 3। तो ये तो आपको बता मालूम है, अगर एलसीएम जो है आपको नहीं जोड़ घटाव नहीं आवे तो हमरो नमवा डुबाएंगे। अगर मान के चलिए एजा 1 करोड़ रहता है, एजा 5 करोड़ रहता है, तो एक कोटि का होता है 1 करोड़ और 5 करोड़ कितना 6 करोड़ होता। मालूम है कोटि ऐसा ही निकलता है, सब लइकन वाला बात है यार। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं 7 नंबर, किसी ठोस पर गैस के अवशोषित होने पर ऊष्मागतिकीय परिवर्तनों का प्रभाव पड़ता है। क्वेश्चन सुन लीजिए, कितना भारी लग रहा है क्वेश्चन सुन के, कि किसी ठोस पर गैस के अवशोषित होने पर ऊष्मागतिकीय मतलब कि ताप के परिवर्तन का वर्णन करें, क्या होता है। आइए हम आपको बताते हैं। तो लिखेंगे आंसर कि किसी ठोस पर गैस के अवशोषित होने से ऊष्मागतिकीय परिवर्तन का होता है। तो भौतिक परिवर्तन में ताप बढ़ाने पे जो है ऊष्मागतिकी भी जो है क्या होता है, बढ़ता है। लेकिन रासायनिक अधिशोषण जब होता है तो ताप बढ़ाने पर एक समय तक जो है परिवर्तन होता है, मतलब कि बढ़ता है ऊष्मागतिकीय, लेकिन फिर जो है घटे लगता है। आप कहेंगे सर हमरा समझ में नहीं अलवा, फिर से आप समझाओ। अरे समझा रहे हैं, ये ना तो आप जो है हमको पैसा दिए हैं, ठीक है। चलिए आइए सर, किसी ठोस पर गैस के अवशोषित होने पर ऊष्मागतिकीय परिवर्तन का वर्णन करें। लिखेंगे कैसे, ता लिखेंगे देखिए, किसी ठोस पर गैस के अवशोषित होना, अगर भौतिक अधिशोषण हो रहा है तो ताप बढ़ाएंगे तो अधिशोषण भी जो है बढ़ता है। लेकिन रासायनिक अधिशोषण जब होता है तो ताप बढ़ाने पर एक निश्चित समय तक बढ़ता है, लेकिन कुछ समय बाद जो है घटे लगता है। काची घटता है, तो अधिशोषण घटता है। बतवा समझ में आई। आप कहेंगे इतना समझा रहे हैं बउआ लेखा, नहीं समझ में आएगा तो दिक्कतें है दिमाग में, है कि नहीं। चलिए वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्रव्य रागी और द्रव्य विरागी कोलाइड में अंतर बताइए। अच्छा, ये क्वेश्चन के जगह लिख देवे कि लायोफिलिक और लायोफोबिक कोलाइड में अंतर लिखें। आप कहेंगे सर पढ़ाए तो आप हिले नहीं हैं। अरे भाई, द्रव्य रागी के इंग्लिश होता है लायोफिलिक और द्रव्य विरागी के होता है लायोफोबिक, तो ये नहीं पढ़ाए हैं। गजब, इसके जो है अंतर लिखिए। तो ये जो है हम आपको लइका में पढ़ाए थे, अभी भी जो है आपको पढ़ाइए दे रहे हैं। द्रव्य रागी मतलब होता है जिसको पानी से प्रेम हो ज़्यादा,
मतलब कि वैसे कोलाइड जिस जो का जल के साथे जो है घुल जाता है द्रव्य रागी होता है, और जो जल के साथे क्रिया नहीं करता है, नहीं घुलता है, वो द्रव्य विरागी होता है। 3 गो अंतर लिखना, 2 नंबर में पूछेगा, 3 गो अंतर आपको लिखना है। तो इतना लड़का लेखा आप लिख सकते हैं ना, ये तो हम आपको नर्सरी में पढ़ाए होंगे जहाँ तक उम्मीद है। चलिए ये सब लिख लीजिएगा आप। नेक्स्ट है कि सांद्र HNO3 को एल्युमिनियम के बर्तन में काहे रखते हैं। क्वेश्चन केमिस्ट्री में कहता है कितना लैंग्वेज कि सांद्र HNO3 को एल्युमिनियम पात्र में, पात्र मतलब बर्तन में, संग्रह मतलब कि इकट्ठा करते हैं। क्यों भाई? आप कहेंगे सर एक आंसर का होता है। अरे बउआ वाला बात है। सांद्र HNO3 को एल्युमिनियम पात्र में हमनी के इसलिए नहीं रखते हैं क्योंकि सांद्र HNO3 जो है, जानते हैं एल्युमिनियम के पात्र में ईला हमनी के रखते हैं HNO3 को, काहे कि एल्युमिनियम से HNO3 अभिक्रिया नहीं करता है। ठीक नो? अगर जो है एल्युमिनियम के सिवा आप कोनो दूसर बर्तन में रख दिए तो जानते हैं वो बर्तनवा के जो है HNO3 खराब कर देगा, मतलब कि जो है खदरा देगा। जैसे मान के चलिए आप अपन फेस पे तनी मनी HNO3 लगा लीजिए, जितना आपकी सुंदरता है ना सब खत्म हो जाएगा। तो आप समझ गए होंगे कि हम क्या कहना चाहते हैं। एल्युमिनियम के जो है एगो थाली लेते हैं हमनी के, चाहे बर्तन लेते हैं, आ ओकरे में हमनी के रखते हैं HNO3 के। काहे रखते हैं? काहे कि HNO3 एल्युमिनियम से अभिक्रिया नहीं करता है, इसीलिए रखते हैं। बात समझ गए? वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट, क्या होता है जब PCl5 को गर्म करल जाता है। लइका में हमरा ये पढ़ेला मिलल था भाई, का हम कहें इतना आसान पूछ दे क्वेश्चन तो हमनी के तो पासे हो जाम सर। PCl5 को जब आप गर्म करते हैं, गर्म के सीन त्रिभुज के साइन दे दीजिए तो गर्म हो गया। तब PCl5 को जब गर्म करेंगे तो क्या बनेगा? एगो PCl3 बनेगा, एगो Cl2 बनेगा। ये सब नर्सरी क्लास में पढ़ेला बात अभी, अरे लिखाई का है नहीं है। चलिए ऊपर लिख देते हैं, PCl3 एगो बनता है और एगो PCl2 बनता है। बात समझ गए? अरे सब आप कहेंगे कि सर ये सब लड़का में पढ़े थे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं हमनी के। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर। चलिए एगो क्वेश्चन है कि विशिष्ट प्रतिरोध की व्याख्या करें। जानते हैं सर विशिष्ट प्रतिरोध क्या कहते हैं? तो प्रतिरोध के पहले परिभाषा अगर आपको आता होगा ना तो आप विशिष्ट प्रतिरोध बता सकते हैं। प्रतिरोध किसे कहते हैं? जब किसी चालक तार से विद्युत धारा को प्रवाहित करवाते हैं तो ओकरा में जो रुकावट उत्पन्न होता है उसी को प्रतिरोध कहते हैं। जैसे मान के चले ये तार है, एकरा से विद्युत धारा हमनी के ले जा रहे हैं, अब बीच में जो है रुक गया तो समझिए कि ओकरा में प्रतिरोध है, मतलब रुक रहा है। अब विशिष्ट प्रतिरोध है, प्रतिरोध के जो है एसआई मात्रक ओम होता है। मालूम है कि नहीं होता है? ये सब बहुआ वाला चीज है। तो ये देखिए विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है। विशिष्ट प्रतिरोध है जब किसी चालक तार से आप विद्युत धारा प्रवाहित कर रहे हैं और ओकर लंबाई जो है कितना 1 मीटर होना चाहिए, ओकर ई जो है ई अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 मीटर स्क्वायर होना चाहिए, तब जो है इसमें जो प्रतिरोध उत्पन्न होगा उसे कहेंगे विशिष्ट प्रतिरोध है। समझें? अरे नहीं समझे होंगे, आइए समझाते हैं। मान के चलिए ये एगो तार है, एक लंबाई जो है कितना 1 मीटर होना चाहिए। ये ने देख रहे हैं ये एकड़ जो है कितना होना चाहिए, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 मीटर स्क्वायर होना चाहिए। जब एकरा से हमनी के लाइन के गुजारेंगे आप प्रतिरोध जब इसमें उत्पन्न होगा तो इसे हमनी के कहेंगे विशिष्ट प्रतिरोध। अगर हम केमिस्ट्री की भाषा में कहें तो जब एकांक लंबाई वाले और एकांक अनुप्रस्थ काट वाले क्षेत्रफल से विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो उसमें उत्पन्न प्रतिरोध को हमनी के कहते हैं विशिष्ट प्रतिरोध। ये सब लइका में पढ़ेला था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं। क्वेश्चन है संक्रमण तत्वों में परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था क्यों होती है। भाई संक्रमण तत्व डी कक्षक के कहते हैं, डी ब्लॉक के तत्वों को। तो संक्रमण तत्वों में परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था इसलिए होता है काहे कि संक्रमण तत्व के डी ऑर्बिटल जो है ना ज्यादातर खाली होता है, अयुग्मित होता है। इसी के कारण जो है ना ये परिवर्तन होते रहता है, परिवर्तन, इसीलिए इसका जो है ऑक्सीकरण अवस्था परिवर्तनशील होता है। बस इतना लिख दिए, खेला हो गया खत्म। क्या लिखेंगे? तो संक्रमण तत्वों में परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था इसलिए होता है क्योंकि संक्रमण तत्वों का डी ऑर्बिटल जो है
भरल होबे नहीं करता है, ज़्यादातर खाली होता है, अयुग्मित तो होता है, जिसके कारण जो है ई परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है। बातें हो गई खत्म, है कि नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एगो नाम दिले है जटिल आयन, एक यूपीएससी नाम लिखेला है, बता दें ई जो है क्वेश्चन में आएगा, छपेगा, ये बात दिमाग में डाल लीजिए। ऐसा क्वेश्चन रहेगा, 5 नंबर में 5 गो के दे देगा, कहेगा कि नाम लिखो, 2 नंबर में देबे करेगा आ 1 नंबर में तो अइबे करेगा कि देले रहेगा, कहेगा कि केकर नाम है, चाहे एकर नाम लिखिए, ठीक है। तो ये जो है आप YouTube पे सबसे हमर देखे जाने वाला वीडियो को सर्च कीजिए का, तो जटिल आयनों के नाम लिखने का ट्रिक बाई सनी सर, ठीक है। आपको एकदम सामने जो है प्रकट हो जाएंगे, ठीक है। वो जो है आधा घंटा के वीडियो है, एकदम बउआ की तरह समझाए हैं, उसको आप देख के जाइएगा, तबे जो है आपका 5 नंबर क्लियर होगा, नहीं तो फिर आप फेरा में पड़ जाइएगा, ठीक है सर। आइए, तो पहले जो है एकर हमनी के नाम, तो एकर नाम कैसे लिखेंगे, तो पहले जो है धनायन के लिखेंगे, पोटेशियम, और फिर लिगेंड के, तो पोटेशियम, और 3 गो लिगेंड है, 3 के का लिखते हैं ट्राई, तो पोटेशियम ट्राई, और C2O4 के का कहते हैं, ऑक्सीलेटो कहते हैं, तो पोटेशियम ट्राई ऑक्सीलेटो ऑक्सीआर के क्रोमेट, ठीक है। एकर नाम का हो गया पोटेशियम ट्राई ऑक्सीलेटो क्रोमेट, आ ब्रैकेट में है 3 गो आयन लिखेंगे, 3 गो ऐसे पाई पार के ब्रैकेट घेर देंगे। लड़का में पढ़े थे, आप वीडियो को देखिएगा, रियल में आपके लिए जरूरी है सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित को प्राप्त करने के लिए रासायनिक अभिक्रिया लिखिए। वाह, कहा है कि आप मीथेन से क्लोरोफॉर्म को कैसे प्राप्त करेंगे, क्या आपके पास कोई दिमाग है, आप बताइएगा। अरे आप कहेंगे सर केमिस्ट्री हम सनी सर से पढ़े, बिल्कुल बता सकते हैं। मीथेन के सूत्र CH4, आ क्लोरोफॉर्म हमारा बनावेला है, तो Cl2 से अभिक्रिया कराएंगे। के बार करवाएंगे, एक के बार करवा देंगे तो क्या बन जाएगा, नहीं, आपको बार बार करवाना होगा। एक बार आप करवा दिए, अब जो एकरा से तो HCl बाहर निकल जाता है, आपको मालूम है HCl बाहर हो गया, का बचा CH3 आ Cl आता है, फिर एकरा Cl2 से अभिक्रिया करवाइए, अब ई जो है फिर का आएगा, तो फिर HCl बाहर निकल जाएगा, फिर का बचेगा, तो CH2 आ Cl2। ई जो है जब तक आपको करवावेला है, जब तक CHCl3 नहीं आ जाए, तब तक क्लोरोफॉर्म प्राप्त होगा, है कि नहीं। तो ये सब तो लइका में हम आपको पढ़ाए थे, जहाँ तक उम्मीद होना चाहिए कि CH4 को Cl2 से अभिक्रिया करवाइए तो लास्ट में क्लोरोफॉर्म जो है आपको मिल जाएगा, है ना। चलिए, हाई क्लोरोफॉर्म को इथेन से अभिक्रिया करवावेला है, क्लोरोफॉर्म के सूत्र CHCl3, आ इथेन क्लोरोफॉर्म से क्या बनावेला है, इथेन बनावेला है, तो क्लोरोफॉर्म से इथेन बनावेला है, तो 2 गो क्लोरोफॉर्म ले लीजिए, आ इसको कुछ नहीं, इसको अभिक्रिया करवा दीजिए, है प्लस के चिन्ह है, लग रहा है आपको प्लस के चिन्ह, नहीं तो देखिए हम फिर से तनी करवा देते हैं, मजा आना चाहिए, ठीक है। चलिए, ई जो है क्लोरोफॉर्म, अब इने की ये में है, ये भाई अलग है, नहीं तो तोहनी के भाई तोहनी के ज़्यादा समझता है सब, ठीक है, मिटार दे रहे हैं पूरा। ये तो आप बना लेंगे ना, मीथेन से क्लोरोफॉर्म कैसे बनेगा पूरा हम बता दिए हैं, आज जो नहीं समझा है तो भाई आपको जो है हमारे वीडियो देखे पड़ेगा, बात समझ गए। अब देखिए क्लोरोफॉर्म से इथेन, ये क्लोरोफॉर्म से इथेन कैसे बनता है, देखिए क्लोरोफॉर्म, अरे तरह के आओ मार्कर आना चाहिए, तो रबर आता है, क्लोरोफॉर्म CHCl3, 2 गो CHCl3 ले लीजिए, इसको 6 गो Ag के साथ अभिक्रिया करवा दीजिए, जानते हैं क्या बनेगा, तो एगो तो AgCl बनेगा कि नहीं। भाई सबसे पहले जो है इथेन बनावेला है, इथेन बनावेला आपको क्या चाहिए, तो इथेन CH3 आ CH3 ऐसे होगा। आप कहेंगे सर इथेन नहीं, हमरा देखे से इथीन होना चाहिए, इन होगा ना, तो ई जो है ट्रिपल बॉन्ड यहाँ पे होना चाहिए था, ठीक है सर। तो CH3 ट्रिपल बॉन्ड CH3, अब बाकी जो बचेगा प्लस के बाद आप लिख दीजिएगा, ठीक है। तो ई जो है बउआ वाला चीज़ें हैं जो आपको मालूम होना चाहिए। देखो ये जैसे जो है 2 गो CH, तो 2 गो CH तो चल गया कि नहीं, तब बचल का है, तो AgCl को आप लिख दीजिए AgCl,
अब देखिए संतुलित कीजिए, Ag के गो है 6 गो है तो Cl भी का हो गया 6 गो, तो एनहू तो है 3 दूना 6 गो हो तो गया CH3 ट्रिपल बॉन्ड CH और 6 AgCl। आपको मालूम चला, चलिए वेरी गुड भाई। अगर हई वाला नहीं बनाने आ रहा है ना तो आइए हम बना देते हैं, नहीं तो तोहनी के जो है बाद में गरिएबो करता है सब। देखो CH4 को जो है Cl2 के साथ एक बार अभिक्रिया करवाएंगे तो HCl बाहर निकल जाता है, अका बनेगा। देखिए जब H एगो बाहर निकल गया, Cl एगो बाहर निकल गया, तो एजा से H एगो बाहर निकला तो CH3 नो बचा, एगो निकल गया H तो CH3, एजा से एगो Cl निकल गया तो क्या बचेगा Cl बचा। वेरी गुड। अब देखिए इसको CHCl को जो है फिर CH इसको जो है फिर का आप अभिक्रिया करवाई तो Cl2 से अभिक्रिया करवा दीजिए, तब फिर क्या आएगा HCl बाहर निकल जाएगा, बाहर निकले तो माइनस के साइन दे दीजिए, ठीक है। अब बाहर निकलता है तो उसको नीचे लिखते हैं, ऊपर नहीं। हम तनी मनी गलती कर रहे हैं, अपने से अपने गलती हम बताइयो रहे हैं, बेइज्जतियों अपन करवा रहे हैं, है कि नहीं। कोनो बात नहीं, तो नहीं कि हमारे दोस्त है सब, ठीक है। तो माइनस एजा HCl लिख दो, एजा माइनस HCl, ठीक है। निकलता है जिसको नीचे लिखते हैं, ठीक है। अब देखिए का तो HCl निकल गया तो एजा से एगो H निकला, तो अब की एगो बच जाएगा CH2 आ Cl, एजा एगो Cl था, एजा से एगो Cl आया 2। अब फिर एकरा फिर जो है अभिक्रिया करवा दीजिए CH2 Cl2 के, केकरा से अभिक्रिया करवाइएगा भाई, फिर अभिक्रिया आपको करवाना था Cl2 से ही अभिक्रिया करवाना था कि नहीं करवाना था। हम तनी मनी हड़बड़ा गए हैं, काहे कि वीडियो जो है ना लंबा नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर तोहनी के देखबे नहीं करता है। तो अब जो है फिर एगो HCl बाहर गए, तो एजा से एगो Cl, एजा से एगो जो है H बाहर निकल गया, तो एजा अब का बचा, एगो बचा है CH, बचा है ना CH, अब फिर एजा का आया Cl3। बन तो गलई यार, यह तो बात है। तो ये सब आप नहीं बना सकते हैं, ये सब लइका में आपको क्लोरोफॉर्म तो मिल गया ना भाई, इसी को कहते हैं क्लोरोफॉर्म। अब जो है इतना आपको समझदारी तो हो गया। चलिए वेरी गुड, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हमने की बात करें। चलिए आप कहेंगे सर बात कीजिए जल्दी जल्दी। हाँ, क्वेश्चन 15 नंबर, फिनॉल की प्रकृति अम्लीय होती है, क्यों होती है? आइए कोनो एगो आंसर हमारा भेजले था, जेकर हम कहाँ कहें, हमारे जो है दोस्ते था, अब उसको हम कुछ नहीं कह सकते हैं, ठीक न। एजा जो है OH, चलिए ये फिनॉल है, तब फिनॉल की अम्लीय प्रकृति, फिनॉल जो है अम्लीय प्रकृति के होती है, का है रीजन का है। तो देखिए फिनॉल पे ही OH समूह होता है, OH समूह के कारण जो है ये अपन प्रोटॉन के त्याग जो है ना जल्दी कर लेता है। आप प्रोटॉन के त्याग करे के कारण जो है ये जल्दी से फिनॉक्साइड आयन बना लेता है, क्या बनाता है, फिनॉक्साइड आयन बना लेता है। इसी कारण जो है ना फिनॉल जो है अधिक अम्लीय होता है। आपसे क्वेश्चन का पूछा है भाई, तनी समझिए, फिनॉल की प्रकृति अम्लीय होती है, कारण सहित आपको बताना था, तो आप क्या बताएंगे कि फिनॉल की अम्लीय जो है, फिनॉल की प्रकृति अम्लीय होती है क्यों? तब फिनॉल पे जो OH समूह होता है, OH समूह होने के कारण ये OH जो है अपन प्रोटॉन के जल्दी से ना त्याग कर देता है। अब कोई भी अगर प्रोटॉन के त्याग कर रहा है तो ओकरा में तो अम्ल वाला गुण होगा, तो प्रोटॉन के जैसे ही त्याग करता है फिनॉक्साइड आयन बनाता है। अब फिनॉक्साइड आयन बना रहा है तो समझिए कि एकर जो है भाई अम्लीय प्रकृति तो है कि नहीं। चलिए ये सब बहुआ वाला चीजें था, लेकिन में पढ़ेला था। नेक्स्ट क्वेश्चन, का होगा अगर N ब्यूटिल क्लोराइड को एल्कोहलिक KOH के साथ अभिक्रिया करवा देवल जाए? लइका वाला बात, N ब्यूटिल क्लोराइड यानी कि नॉर्मल ब्यूटिल मतलब कि 4 गो कार्बन होना चाहिए और लास्ट में क्लोराइड होना चाहिए। तो देख लीजिए का कह रहा है, N ब्यूटिल यानी CH3 CH2 और Cl नहीं, एगो आउ है ब्यूटिल कहा है, मतलब कार्बन जो है 2 गो होना चाहिए, ठीक है बालक। कार्बन जो है 4 गो होना चाहिए, 1 2 3 4। हाँ, N ब्यूटिल क्लोराइड है, का है भाई, N ब्यूटिल क्लोराइड है, बात समझ में आती है। चलिए वेरी गुड, N ब्यूटिल क्लोराइड को अगर जलीय KOH के साथ अभिक्रिया करवा देवल जाए तो का होगा? तो सबसे पहले तो 4 गो KOH हमारा देखे से लेवे पड़त, नहीं KOH, हाँ 4 को लेवे पड़त। अब इसको रिएक्शन अगर आप करवाइए तो क्या बनेगा भाई? तो KCl तो एगो बाहर जाएगा,
मालूम है बाहर जाएगा, बस ये रिएक्शन को हमरा बना के आप दिखा दीजिएगा। ये सब आपको नहीं बनावे आए तो हम कहाँ कहें, ये सब लइकन में हम आपको पढ़ाए थे, केमिस्ट्री जब आपको ऑर्गेनिक हम पढ़ा रहे थे उस समय हम आपको बताए थे। तो ये सब बात मत भुलाइएगा। एन ब्यूटिल क्लोराइड को अगर आप जलीय KOH के साथ अभिक्रिया करवाएंगे तो खा बनेगा, ठीक है। हमारा तनिक कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जो है ना आप मेंशन कीजिएगा, हमें उम्मीद है आप इतना तो जानते होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं। क्लेमेंसन ऑकरन एल्डिहाइड और कीटो, अरे तरह के जय रहो लिख ले था क्वेश्चन। रियल में आपके जो है ना मॉडल पेपर में कहा है ये क्वेश्चन, तो कहा है कि निम्न प्रतिक्रियाओं को लिखें। क्लेमेंसन ऑकरन एल्डिहाइड और कीटोन अभिक्रिया आप कैसे लिखेंगे? तो आइए सर इस पे भी हमनी के चर्चा करते हैं। हमनी के पढ़ रहे थे तो क्लेमेंसन अभिक्रिया का है, तो एल्डिहाइड जो होता है ना, अगर एल्डिहाइड, ठीक है, एल्डिहाइड की अभिक्रिया जो है 4 गो नवजात हाइड्रोजन की उपस्थिति में Zn या Cl से जो है करवाया जाए, चाहे कीटोन की अभिक्रिया आपको जो है 4 गो नवजात हाइड्रोजन की उपस्थिति में Zn या HCl से करवावल जाए, तो ये अभिक्रिया जानते हैं क्या कहलाता है? क्लेमेंसन अभिक्रिया। क्लेमेंसन अभिक्रिया कहलाता है, क्लेमेंसन अभिक्रिया। बात समझ गए? वेरी गुड, क्लेमेंसन अभिक्रिया ई कहलाता है। बात समझ गए? अगर एल्डिहाइड को एल्केन में एल्गेमेड Zn या HCl के साथ गर्म करल जाए, चाहे अभिक्रिया करवावल जाए, तब जो है क्लेमेंसन अभिक्रिया कहलाता है। ये बात जो है ध्यान में रखिएगा। अब जो है हमनी के क्या पढ़ रहे थे, तो ईथर अत्यधिक ज्वलनशील पदार्थ क्यों होता है? देखिए, ईथर अत्यधिक ज्वलनशील पदार्थ इसलिए होता है क्योंकि ईथर का क्वथनांक जो है कम होता है। क्वथनांक जब कम होता है तो इसका वाष्पशील जो है प्रकृति अधिक होगा, है कि नहीं? काहे काहे रीजन समझिए। ईथर जो है अत्यधिक ज्वलनशील काहे होता है? तो ईथर का क्वथनांक बहुत ज़्यादा कम होता है। बहुत ज़्यादा कम होने के कारण इसकी प्रकृति जो है वाष्पशील होती है, मतलब कि ये वाष्प में जल्दी बदल जाता है। वाष्प में जल्दी बदल जाने के कारण ये अत्यधिक जो है ज्वलनशील होता है। बात समझें? तो ये आपको बात याद रखेला है कि ईथर अत्यधिक ज्वलनशील काहे होता है, तो ईथर का क्वथनांक बहुत ज़्यादा कम होता है, जिसके कारण जो है ये वाष्पशील गुण को दर्शाता है, यानी वाष्प में जल्दी बदल जाता है, जिसके कारण ये अत्यधिक ज्वलनशील होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कि हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया जो है क्या होता है? तो देखिए, हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया क्या होता है, तो जब एमाइड कहने का मतलब कि 1 डिग्री एमीन, जब 1 डिग्री एमीन को आप जो है किससे अभिक्रिया करवाते हैं? ब्रोमीन के साथ है। ब्रोमीन से अगर आपको नहीं करवावे के मन है तो आप कास्टिक पोटास, जिसे आप कहते हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, उसके साथ जब आप अभिक्रिया करवाएंगे तो वो भी जो है ना आपको एक प्रकार का अभिक्रिया देगा, जो क्या कहलाएगा? हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया कहलाएगा। आपको नहीं समझ में आया ना? आइए सर समझाते हैं। देखिए, एमाइड कहे के मतलब कि 1 डिग्री एमीन, जब 1 डिग्री एमीन को जो है आप अभिक्रिया करवाएंगे, किससे आप अभिक्रिया करवाएंगे? आपको अभिक्रिया करवाना है ब्रोमीन के साथ, ठीक है? तब ब्रोमीन के साथ अभिक्रिया करवाएंगे तो ये कहलाएगा हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया। ये जो है क्या बनाता है? तो ये जो है 1 डिग्री एमीन ही बनाता है, मालूम है आपको? तो आप जो है याद रखिएगा कि हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया का है, तो हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया यानी कि 1 डिग्री एमीन चाहे एमाइड को जब ब्रोमीन के साथ अभिक्रिया करवाया जाता है, चाहे कास्टिक पोटास के साथ अभिक्रिया करवाया जाता है, तो उस अभिक्रिया को हमनी के कहते हैं हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया। और हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया के अंतर्गत जो है 1 डिग्री एमीन ही आपको प्राप्त होता है। बात समझ गए? चलिए, बिल्कुल सही जवाब। अब जो है लैक्टोज के जल अपघटन में कौन सा उत्पाद बनता है? अगर मान के चलिए कि लैक्टोज का आप 2 गो में तोड़ दिए, काची से तोड़े तो जल में घोल के तोड़े, तो लैक्टोज के जल अपघटन से आपको प्राप्त होगा एगो ग्लूकोज एगो जो है ग्लैक्मेटोज प्राप्त होगा। ठीक है, काची काची? तो लैक्टोज के जल अपघटन से एगो जो है ग्लूकोज और एगो जो है ग्लैक्मेटोज आपको प्राप्त होगा। तो ये जो है ना आप याद रखिएगा। बात समझ गए?
चलिए वेरी गुड। अब बताइए ये 20 गो क्वेश्चन में से कौन ऐसा क्वेश्चन था जो आपको भारी लगता था? हमरा नहीं लगता है कि कोनो भारी होगा। आ केमिस्ट्री बहुआ वाला सब्जेक्ट है, हमें उम्मीद है इस बहुआ वाले सब्जेक्ट को आप बहुआ की तरह ही पढ़ रहे होंगे, ज़्यादा रटने का प्रयास आप नहीं कर रहे होंगे। हम आपको कहे थे कि क्लास के अंतिम में जो है एगो शायरी सुनाएंगे, बड़ी खतरनाक शायरी है, तनी मनी सैड शायरी भी है, तो तनी सुनिएगा। एगो किसी का भाव हम प्रकट कर रहे हैं, लड़का के भाव, ठीक है? भाव का है तो लोग केमिस्ट्री पढ़ने के बाद भी नहीं समझ पाए, लोग केमिस्ट्री पढ़ने के बाद भी नहीं समझ पाए कि जब नया बॉन्ड बनता है यानी नया बंधन बनता है तब पुराना बॉन्ड टूट जाता है। ये जो है वो लड़का का फीलिंग था जो आपके सामने हमने प्रकट किया। बाकी आप समझदार हैं, ऐसे ही मस्ती के साथ पढ़ते रहिए, ज़बरदस्त तरीक़ा से मेहनत कीजिए, रिजल्ट जो है ना आपके बहुत बेहतर आएंगे। बाकी आप इस वीडियो को देखे हैं तो अपने दोस्तों में शेयर करें और वीडियो देखें उसके लिए धन्यवाद।